शायद पहली क्लास हो तो एक बार आप लोग उसको स्टार्टिंग का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज उतना समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब हम किसी मेटल की रॉड को उसी के सॉल्ट के सोल्यूशन में डिप करते हैं, तो ये बात मैंने बताई थी, आप लोग पता नहीं याद है कि भूल गए। जब किसी मेटल की रॉड को उसी के सॉल्ट के सोल्यूशन में डिप करते हैं, तो बेस्ड ऑन द टेंडेंसी ऑफ द मेटल या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, तो उस हिसाब से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। फिर हमने कहा था कि उसकी वैल्यू थोड़ा वेरी करती है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो वो फिक्स होता है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। आज की क्लास समझ में तभी आएगी जब हमने इनिशियल लेक्चर्स इसके पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर एक बार आप स्टार्टिंग से उसको पढ़ना और तब इस क्लास को समझना, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते थे, लेकिन हमने उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, बताइए जरा। श्रिया बताइए, किस फॉर्म में लिखना था हमको? उसको किस फॉर्म में लिखते थे? जल्दी बताओ भाई। चाहे ऑक्सीडेशन, कभी देखिए ये बात बताया था, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन हो रहा होगा, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हम लोग उसको, हाँ यस वेरी गुड, रिडक्शन के फॉर्म में ही लिखते थे ना। अगर ऑक्सीडेशन चल भी रहा है तो उसको साइन चेंज करके रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम लोग ये गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल तैयार करते हैं। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल तैयार करते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, अरे भाई क्या हो रहा है। इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम लोग गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल पढ़ेंगे। तो गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल का काम क्या है, इट कह रहे हैं कि बेसिकली डेफिनेशन क्या है। तो इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या बताया गया था? इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिसिस हो रही थी, दो इलेक्ट्रोड ले रहे थे, प्लैटिनम के इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे थे, और वो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था, एनोड पे ऑक्सीडेशन पर रिडक्शन हो रहा था, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। ये तो यहां भी होगा, ऑक्सीडेशन अभी भी एनोड पे ही होगा, रिडक्शन अभी भी कैथोड पे होगा, लेकिन प्रिंसिपल भी वही है। वहां भी रिडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन पर्पस बदल जाएगा। वहां पर पर्पस था अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और यहाँ पर पर्पस हो जाएगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको हम गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल बोलते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम पे लिया गया है, उनके सरनेम थे जिन्होंने इनकी डिस्कवरी करी थी। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की वर्किंग है, यहाँ पर ये इसका कंस्ट्रक्शन है, फिर क्या लिखा है वो सब समझा देंगे आपको बाद में। ये कुछ इस तरीके कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस अगर आप लोग देखें इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में, तो मेजर डिफरेंस पहला यही है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक ही कंटेनर के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड डिप किए गए थे, जबकि यहां आप देख रहे हो सेपरेट इलेक्ट्रोड अलग अलग लिए गए हैं। और वहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो पुरानी बातें, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया गया था, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया गया था। यहां पर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज किया जाएगा, क्योंकि जब तक हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज नहीं करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। तो वी विल टेक द टू डिफरेंट मेटल रॉड, हम लोग दो डिफरेंट मेटल रॉड लेंगे, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं, उनको उन्हीं के रेस्पेक्टिव सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर दिया जाएगा। ये हम लोग पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल। अब इसमें कहा गया है कि गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल का एक एग्जाम्पल है जिसको हम डेनियल सेल बोलते हैं। गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल का एक एग्जाम्पल है जिसको हम वोल्टेइक सेल डेनियल सेल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम
जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, जो हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो हम कोई भी ले सकते थे, सिल्वर ले सकते थे, मैग्नीशियम ले सकते थे, आयरन ले सकते थे, कोई भी ले सकते थे। लेकिन अगर हम एक जिंक इलेक्ट्रोड ले लें और दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड ले लें, तो हमारा जो गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल है वो क्या कहलाएगा? डेनियल सेल। तो डेनियल सेल इज ए एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल इन विच वी आर टेकिंग द इलेक्ट्रोड, वन इलेक्ट्रोड इज जिंक, अदर इलेक्ट्रोड इज कॉपर। ठीक है, तो यहां हम लोग डेनियल सेल की वर्किंग समझ रहे हैं। जो वर्किंग डेनियल सेल की है वैसे ही वर्किंग अदर इलेक्ट्रोड के साथ भी होगी, बट ये थोड़ा कॉमन है, ज्यादा फेमस है, ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए डेनियल सेल का एग्जांपल ले रहे हैं। अदरवाइज सबकी वर्किंग सेम होगी। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं? जिंक रॉड और कॉपर रॉड हमने लिया। तो दो डिफरेंट मेटल रॉड लिया, एक जिंक और एक कॉपर। दोनों को कुछ भी ले सकते थे, सिल्वर ले सकते थे, आयरन ले सकते थे, लेकिन फिर उसको हम डेनियल सेल ना बोलते। अभी हम डेनियल सेल बोल रहे हैं, इसका मतलब जिंक और कॉपर हमने रॉड ली, उनको उनके रेस्पेक्टिव सॉल्ट सोल्यूशन में डिप किया। जैसे जिंक रॉड को हम डिप कर रहे हैं जिंक सल्फेट में, जिंक रॉड को हमने डिप किया किसमें? जिंक सल्फेट में। और कॉपर रॉड को हमने कॉपर सल्फेट में। ठीक है, जिंक सल्फेट चूंकि ट्रांसपेरेंट होता है, सफेद रंग का होता है, नमक की तरह होता है, इसलिए उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर व्हाइट दिखाया गया। और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसलिए उसका सोल्यूशन यहाँ पर आपको ब्लू दिखाया गया है। ठीक है, तो कॉपर रॉड को हमने कॉपर सल्फेट पे डिप किया, जिंक रॉड को हमने जिंक सल्फेट पे डिप किया, और दोनों रॉड को हमने किसी वायर से एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जोड़ दिया जिसमें हमें करंट फ्लो करानी है। ठीक है, कोई छोटा मोटा एलईडी बल्ब हो सकता है। अब ये नहीं कि घर के पंखे और बल्ब और टीवी फ्रिज यहाँ कनेक्ट कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। छोटा मोटा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि इसमें लगभग बहुत थोड़ा 1.2 से 1 वोल्टेज के बीच का रेंज मिलता है। तो कोई छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एलईडी बल्ब है छोटा मोटा ये, या फिर सबसे बेस्ट है कि हम लोग यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है, जिस पर डिफ्लेक्शन होगा तो पता चलेगा कि करंट फ्लो हो रही है। तो दो डिफरेंट मेटल रॉड को हमने उनके रेस्पेक्टिव सॉल्ट सोल्यूशन में डिप किया। मोस्टली वैसे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो अब देखिए दो मेटल है तो उसमें एक मोर रिएक्टिव होगी, एक लेस रिएक्टिव होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको पढ़ाया गया है, जो ऊपर होगी वो मोर रिएक्टिव होगी, जो नीचे होगी वो लेस रिएक्टिव होगी, पढ़ाया गया है आपको। तो जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मोस्टली क्या करते हैं, जो मोर रिएक्टिव है उसको लेफ्ट हैंड पे लिख देते हैं। बाकी ऐसा कोई, हाँ मतलब ये कोई रूल नहीं है कि उसको हमेशा लेफ्ट हैंड पे लिखा जाए, लेकिन एक बार बार वेरिएशन करेंगे तो याद करने में थोड़ी समस्या होगी। और एक ही चीज को जब सेट पैटर्न पे लिखेंगे तो इजीली याद हो जाएगा, इसलिए हम लोग मोर रिएक्टिव को नॉर्मली लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं और लेस रिएक्टिव को नॉर्मली राइट हैंड पे लिखते हैं। ठीक है, तो जिंक रॉड को हम इधर भी डिप कर सकते थे, जिंक सल्फेट इधर भी ले सकते थे, लेकिन हमने लेफ्ट पे लिया क्योंकि ये एक पैटर्न फिक्स कर लेते हैं हम लोग। तो जिंक और कॉपर में जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब देखिए होता क्या है, मेटल हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, रिडॉक्स रिएक्शन होनी है, यानी एक बात तो कंफर्म है कि एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन और एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन और एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होना है, ये बात तो कंफर्म है। अब मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, तो जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अब यहां पर आप बताइए, जिंक और कॉपर, यहां दो कॉम्बिनेशन हमने लिए जिसको हमने डेनियल सेल बोला है। तो जिंक और कॉपर में जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली जिंक की ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। बात तो कंफर्म हो गई, बोलिए। ये बात तो कंफर्म हो गई ना, जिंक की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जिंक तुरंत क्या करेगा, जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जिंक आयन में। तो यहां रॉड से क्या निकलने लगेंगे? जिंक आयन निकलने लगेंगे। देखिए रॉड से क्या निकल रहे हैं? रॉड से जिंक आयन निकल रहे हैं और वो सोल्यूशन में आ रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो रॉड पे देखिए डिपॉजिट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो रॉड पे डिपॉजिट हो रहे हैं। इधर हो चुका है ऑक्सीडेशन, इधर हो चुका है ऑक्सीडेशन, ऊपर लिखा भी है। और ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि इस पूरे चैप्टर में जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा वो होगा एनोड। तो ये सेल का एनोड हो गया, क्योंकि यहां पर क्या चल रहा है? ऑक्सीडेशन चल रहा है। ठीक है, या इसी को हाफ सेल बोलते हैं। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब यार एक बात तो कंफर्म है कि इधर ऑक्सीडेशन हो चुका है तो इधर तो रिडक्शन होगा ही होगा। समझ रहे ना भाई सभी लोग ये सब बातें? पुराना आपने सब रिवाइज कर रखा है, भूले तो नहीं? जवाब दीजिए। यस सर। है ना? तो बता देना भाई, समझ में नहीं आया तो बता देना।
अब एक तरफ ऑक्सीडेशन हो चुका तो दूसरी तरफ रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, देखिए एक कॉपर है और एक कॉपर आयन है, एक Cu+2 आयन है, क्योंकि Cu+2 आयन CuSO4 में थे, CuSO4 में Cu+2 SO4-2 था। अब इधर इलेक्ट्रॉन गेन होने हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा यार? देखो कॉपर तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से रहा, क्योंकि मेटल कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। ठीक है, मेटल अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर आ जाएगा, और मेटल पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता। तो इधर तो ऑक्सीडाइज हो गए थे, जिंक रॉड, जिंक मेटल ऑक्सीडाइज हो गया था। लेकिन जब रिडक्शन की बारी आएगी तो यहाँ कॉपर रिड्यूस नहीं होगा। कौन रिड्यूस होगा? कॉपर के आयन रिड्यूस होंगे, जो कि सोल्यूशन में थे। तो रिडक्शन किसका होगा? कॉपर के आयन का होगा। कॉपर आयन जो सोल्यूशन में थे वो इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेंगे, और डिमांड करके कॉपर में रिड्यूस हो जाएंगे, और जो कॉपर बनेगा वो कॉपर यहाँ रॉड पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये रॉड धीरे धीरे मोटी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि सोल्यूशन से कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट होकर रॉड में डिपॉजिट हो रहे हैं। और जिंक रॉड धीरे धीरे घटती जा रही है, इसलिए देखो जिंक रॉड का साइज थोड़ा कम दिखाया गया और कॉपर रॉड का साइज थोड़ा ज्यादा दिखाया गया है। ठीक है, तो जिंक रॉड धीरे धीरे कम होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, और कॉपर रॉड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये कॉपर आयन जो इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस एनोड से निकलेंगे और उस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू होते हुए, या अभी गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, जो भी है, यहाँ इस रॉड में पहुंचेंगे, इस इलेक्ट्रोड में पहुंचेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कॉपर आयन और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सर्किट में, उस एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। और फिजिक्स में बस इतना ही बताया जाता है कि करंट क्या इज नथिंग, इट्स जस्ट ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन उस एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो कर गए तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेफिनेटली करंट फ्लो कर जाएगी। तो यहाँ पर करंट जो फ्लो करेगी वो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। इसीलिए देखिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस तरीके से दिखाया गया है। तो यहां पर ये करंट फ्लो कर गई। कैसे फ्लो करी है? ड्यू टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है उसने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, और वो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू होते हुए, वायर के थ्रू होते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड पे पहुंचेंगे, जहां पर एक जो दूसरा मेटल आयन है, जैसे जो कॉपर आयन यहां पर है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, यस, इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर मूव कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल तो जिंक रॉड से ही रहे थे ना। जिंक जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। जिंक ड्यूरिंग देयर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। कॉपर आयन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, गेन करने हैं। तो देखो कभी ना अकेला ऑक्सीडेशन होता है, ना कभी अकेला रिडक्शन होता है। जब एक जगह ऑक्सीडेशन होगा तभी दूसरी जगह रिडक्शन होगा। जो ऑक्सीडाइज होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा रिड्यूस करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेंगे जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ। तो एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होगा। आई फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो यार पूछ लेना जरा, इस पर बिल्कुल श्योर हो जाना, कंफर्म हो जाना, कहीं कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। बड़ी आसान सी बात है, एक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल किया, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ जाएगी। बस इसमें क्या है, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए जो हमने लिखा है उसको पढ़ते हैं। गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन्हें हम हाफ सेल बोलते हैं, अलग अलग हाफ सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्योंकि एक ही कंटेनर के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड थे, यहाँ पर अलग अलग हैं, तो इन्हें हम अलग अलग हाफ सेल बोलेंगे। मतलब एक आपका हो जाएगा एनोड हाफ सेल और एक आपका हो जाएगा कैथोड हाफ सेल। तो ये वाला हो जाएगा एनोड हाफ सेल, ये हो जाएगा आपका एनोड हाफ सेल, और ये हो जाएगा आपका कैथोड हाफ सेल। ये कैथोड हाफ सेल हो जाएगा, जिन्हें हम हाफ सेल बोलते हैं। तो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। गैल्वेनिक सेल में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड होंगे जिन्हें हम हाफ सेल बोलते हैं। दो डिफरेंट मेटल रॉड होती हैं, और ये दो इलेक्ट्रोड को क्या कह रहे हैं, ज्वाइंट बाय द मेटेलिक वायर। मेटेलिक वायर से ज्वाइंट कर लिया थ्रू गैल्वेनोमीटर या किसी एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू। तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं बिगिन टू फ्लो ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। कहां हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे, वन इलेक्ट्रोड। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको एनोड बोलते हैं, और रिडक्शन हो रहा है दूसरे इलेक्ट्रोड पे, उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है केमिकल रिएक्शन पे।
ठीक है, और उन अलग अलग इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस को हम हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, जो सेल में हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, डेफिनेटली हर एक सेल में दो इलेक्ट्रोड होंगे, कैथोड और एक एनोड। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको याद रखना है एक बात, कि जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात हुई थी तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जिस टर्मिनल को हमने बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा था, बहुत ध्यान से समझेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जिस टर्मिनल को हमने बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा था उसको हमने एनोड बोला था, और जिसको हमने बैटरी की नेगेटिव प्लेट से जोड़ा था उसको हमने कैथोड बोला। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा हो जाएगा। एनोड, वहां भी एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ था, यहां पर भी एनोड पे ऑक्सीडेशन है, लेकिन यहां उल्टा हो जाएगा। यहां एनोड हमारी नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जिंक रॉड क्या कर रही है, जिंक रॉड क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन कन्वर्ट कर रही है। और जहां भी ऑक्सीडेशन होता है, तो मैंने बताया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रॉड नेगेटिव हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना जिंक, तो इलेक्ट्रॉन कहां डिपॉजिट हो जाएंगे? रॉड पे। तो रॉड हमारी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो एनोड सेल का नेगेटिव टर्मिनल होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एनोड सेल का नेगेटिव टर्मिनल होगा और कैथोड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होगा। हर सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। आप किसी भी सेल को ध्यान देना, केवल यही डेनियल सेल की बात नहीं कर रहे हैं जो आप बैटरी यूज करते हो मोबाइल की, या घड़ी में सेल यूज करते हो, इन्वर्टर की बैटरी यूज करते हो, उसमें भी दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। हम घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, उसमें प्लस माइनस नहीं होता है, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसमें एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। और जो डीसी करंट जनरेट होती है बैटरी से, उसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो नेगेटिव वहां इंटरचेंज नहीं हो सकता, एक बात ध्यान रखिएगा। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए ये प्लग है, इसको हम इस तरीके से लगा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से लगा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लगाते समय नहीं सोचते कि हम ऐसे लगाना है या इस तरीके से लगाना है, लेकिन यहाँ डीसी करंट में ऐसा नहीं होता। नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो जिस भी सर्किट से हमें जोड़ना है उसकी डायरेक्शन हम बहुत ध्यान से जोड़ते हैं। तो खैर ये सब बातें यहाँ अभी करने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये देखना है कि एनोड सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है, क्योंकि एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और वो रिलीज होकर इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड पे डिपॉजिट होते हैं, इसलिए एनोड सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है। दो सेल में दो टर्मिनल होते हैं, प्लस माइनस, तो एनोड यहाँ नेगेटिव होगा और कैथोड यहाँ पॉजिटिव होगा। ये बस आपको याद रखना है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव था, कैथोड नेगेटिव था, यहां कंफ्यूज नहीं होना। सिमिलैरिटी में जब आ जाएंगे तो सिमिलैरिटी में वहां भी रिडॉक्स रिएक्शन है, यहां भी रिडॉक्स रिएक्शन है। वहां पर ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा था, यहां भी ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा है। आओ याद करो, आओ मैंने बताया था एनायन एनोड ऑक्सीडेशन। ठीक है, वहां पर रिडक्शन कैथोड पे हो रहा था, यहां भी रिडक्शन कैथोड पे हो रहा है। बट यहां पर क्या है, जो कैथोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, और एनोड नेगेटिव टर्मिनल, इतना आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रखनी है, देखिए हर एक सेल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आपको फिजिक्स से पढ़ाया गया, एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल। अब जैसे जिंक और कॉपर है, अगर ये सेल मान लीजिए स्टैंडर्ड कंडीशन पे वर्क कर रहा है, ये भी 1 मोलर है और ये भी 1 मोलर है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो इनके अपने अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे। एक बात बताओ, जिंक ऊपर आएगा और कॉपर नीचे आएगा। ऊपर से नीचे जाने पर ई नॉट इंक्रीज करता है, आपको पढ़ाया गया था। ई नॉट इंक्रीज करता है, आपको पढ़ाया गया, तो डेफिनेटली इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ये हमारा हायर पोटेंशियल पे होगा, ये हमारा हायर पोटेंशियल पे होगा, और ये हमारा लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो एनोड लोअर पोटेंशियल पे होता है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होगा, करंट कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होगा। कुछ समस्या हो तो बताइएगा। तो ये जस्ट एक बेसिक प्रिंसिपल है और ये वर्किंग हो गई। ठीक है, इसके बाद एक दो चीजें हम लोग और इसमें समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक, इसमें देखिए सब कुछ तो समझ में आया इस फिगर में, इस फिगर में सब कुछ समझ में आया। एक मिनट रुकिएगा जरा। इस फिगर में इस फिगर में सब कुछ समझ में आया कि गैल्वेनोमीटर का क्या काम है,
इस जिंक रॉड का क्या काम है, कॉपर रॉड का क्या काम है, कॉपर सल्फेट का क्या काम है, जिंक सल्फेट का क्या काम है, ये गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, वायर का क्या काम है। लेकिन ये सजावटी, ये जो है ना, ये एक सॉल्ट ब्रिज लगा है, इसका काम अभी तक समझाया नहीं गया। पूरी थ्योरी यहां तक निकल गई, सॉल्ट ब्रिज का नाम नहीं आया, यहां तक नाम नहीं आया। तो अब सॉल्ट ब्रिज का काम समझते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे क्या काम है, इसको समझते हैं। देखिए सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप की ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब है, जिसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने बताया था, सैचुरेटेड सोल्यूशन में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट घोल सकते हो। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन में मैक्सिमम, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोलाइट घोलते हो तो एक स्टेज के बाद फिर वो घुलना बंद हो जाता है, एक स्टेज के बाद घुलना बंद हो जाएगा, तो फिर वो अनडिजॉल्व स्टेट में रहेगा। सैचुरेटेड में मैक्सिमम घुला होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया, K2SO4 हो गया, ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब जो आप सोल्यूशन ले रहे हो ना इलेक्ट्रोड में, जैसे जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, उससे वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, कोई मैच नहीं करेगा। ये जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो, ये इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्ट ब्रिज में ले रहे हो, ये आपके इलेक्ट्रोड में लगाए गए सोल्यूशन से कोई इसका लेना देना है नहीं। वो जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट से ये रिएक्ट नहीं करेगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये KCl, KNO3, K2SO4। और एक चीज और इसमें बोली गई है, किस फॉर्म में लेना है। देखो एक्वस तो लेना ही पड़ेगा, ये जो आप सोल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो ना, KCl, KNO3, इनको एक्वस मीडियम में लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी इलेक्ट्रोलाइट का काम या रोल तभी स्टार्ट होता है जब वो अपने आयन में ब्रेक होता है, और सॉलिड स्टेट में ही अपने आयन में ब्रेक नहीं होगा, तो एक्वस में ही अपने आयन में ब्रेक होगा। तो इसको एक्वस में लिया है, लेकिन उसको सॉलिडिफाई कर दिया है, सॉलिडिफाई कर दिया है। सॉलिडिफाई कैसे कर दिया है, हमारे पास कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हमारे लिक्विड को जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखते हो हम लोग किसान का जैम लाते हैं मार्केट से खरीद के, बड़ा टेस्टी है, ब्रेड में लगाते हैं, और वो फ्रूट का तमाम बहुत सारे उसमें सजावटी फ्रूट दिखा देते हैं। तो क्या कोई ऐसा फ्रूट का गूदा होता है, मतलब जिसको हम पल्प बनाते हैं, किसी फ्रूट को निचोड़ने के बाद, क्या ऐसा कोई भी फ्रूट आपने देखा है जिससे वो जेल फॉर्म में निकलता हो? कोई भी फ्रूट आज तक देखा हो आपने जिसको हम मिक्स करें, मिक्सी करें, ग्राइंड करें और वो जेल फॉर्म में आ जाए, जैसे किसान जैम होता है? कोई ऐसा फ्रूट आज तक देखा है? हमने तो नहीं देखा। हो सकता है भाई कोई आता हो, नहीं होता है ना। तो वो कैसे वो जैम तैयार हो गया? तो ये एक्चुअली वो फ्रूट का कोई मिक्सचर या कोई वो नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें होती हैं। ये सब तमाम हमारे पास जेलिंग एजेंट होते हैं जो फूड इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। बहुत सारे जेलिंग एजेंट होते हैं। जैसे जेलिंग एजेंट का हम आपको बेस्ट एग्जांपल आजकल दें तो सैनिटाइजर। सैनिटाइजर जस्ट एक अल्कोहल है ना, उसके अलावा और कुछ नहीं है सैनिटाइजर। तमाम कंपनियां अपने रैपर में जाने क्या क्या सजावटी एलोवीरा और नीम नीम पता नहीं क्या कर देते हैं, उसमें बना देते हैं। कोई कुछ नहीं होता, ना नीम है ना एलोवीरा है। ठीक है, क्या है मतलब, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है उसमें, वो एक अल्कोहल है। अब अल्कोहल के साथ एलोवीरा का कोई कम्बिनेशन होगा क्या? कुछ नहीं होगा, फालतू की बातें। तो अल्कोहल लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो कई सारे सैनिटाइजर आपने देखे हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उसमें ब्लू कलर अलग से डाला जाता है, वो भी ब्लू भी नहीं होता, वो ब्लू कलर डालते हैं इसलिए कि वो आइडेंटिफाई हो जाए कि इट्स एक वो डिनेचर्ड है, अल्कोहल है, उसको हम इस्तेमाल कहीं पीने के उससे ना कर दें। ठीक है, तो ब्लू कलर डाल देते हैं। और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ब्रांडेड है, वो जेल फॉर्म में देते हैं। तो वो कोई जेल का मतलब ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक उन्होंने कोई केमिकल डाल दिया है, उन्होंने जेलिंग एजेंट मिला दिया। वो पाउडर जेलिंग एजेंट होते हैं, उसको मिला दो, जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास जेलिंग एजेंट आते हैं, जिसको हम जिलेटिन बोलते हैं, अगर अगर बोलते हैं। ये सब जेलिंग एजेंट हैं, इनको जब आप मिला देते हैं लिक्विड में तो हमारा लिक्विड जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जिलेटिन एक्चुअली जो है वो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सब जिलेटिन वगैरह बहुत सब खाने में इस्तेमाल होते हैं हमारी फॉरेन कंट्रीज में, चाइना वगैरह में ये सब बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। इंडिया वाले बेचारे मतलब थोड़ा आलू कद्दू पर डिपेंड रहते हैं, तो इतना ये सब हमारे यहाँ नहीं है। और जो कुछ कंपनियां डालती भी हैं तो हमको बेवकूफ बनाती है, पता ही नहीं चलता वो क्या डालते हैं। तो जिलेटिन है, अगर अगर है, अगर अगर भी जेलिंग एजेंट है, ये वेजिटेरियन में माना जाता है अगर अगर, और जिलेटिन नॉन वेजिटेरियन माना जाता है। तो इसको सॉलिडिफाई कर देते हैं, जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जेल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कारण ये है क्योंकि इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है। अब पानी में घोल के डालोगे तो पूरा गिर जाएगा,
तो गिराना तो है नहीं, यहाँ कॉटन प्लग लगा होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है, कॉटन प्लग, रुई रुई से उसको बंद कर देते हैं, कॉटन प्लग, जिससे वो गिरता नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमने भर दिया। अब इसका काम क्या होता है, देखिए जब रिएक्शन प्रोसीड करती है, जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो जिंक से क्या निकलते हैं, जिंक आयन, जिंक से क्या निकलते हैं, जिंक आयन, और वो जिंक आयन सोल्यूशन में जा रहे हैं, सोल्यूशन में जा रहे हैं, सोल्यूशन में मिक्स हो रहे हैं। सोल्यूशन पहले न्यूट्रल था, अब सोल्यूशन में जिंक आयन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इधर कॉपर आयन गायब होते जा रहे हैं, तो बचते क्या जा रहे हैं, सल्फेट आयन, बचते क्या जा रहे हैं, सल्फेट आयन। कॉपर आयन तो गायब होते जा रहे हैं, सल्फेट आयन बचते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, देखिए क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होने लगता है। किधर एक्युमुलेट होने लगता है, एनोड पे। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होने लगता है, और कैथोड पे आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होने लगता है, एक्स्ट्रा चार्ज एक्युमुलेट होने लगता है। ठीक है, जिंक आयन एनोड पे निकल रहे थे और कॉपर आयन जा रहे थे, तो सल्फेट आयन बच रहे थे, तो नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो रहा था। हमें इसको न्यूट्रलाइज करना होगा। अगर हमने इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया तो इस एक्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो रुक जाएगा। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ करंट विल स्टॉप, द सेल स्टॉप वर्किंग। एक्सेस पॉजिटिव चार्ज और एक्सेस नेगेटिव चार्ज जो यहाँ एक्युमुलेट हो रहा है, हमें उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर मान लीजिए हमने केसीएल भर दिया, तो केसीएल का जो सीएल माइनस है वो देखिए ईथर वाले सोल्यूशन के एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो इधर के प्लस आ रहे हैं माइग्रेट करेंगे, वो इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, एक्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि देखिए क्या करता है, सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। तो मेन फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द टू हाफ सेल। To maintain the electrical neutrality, the cation and anion present in the salt bridge moves towards the solution. ठीक है, कैटायन किसकी तरफ जाएगा, जहां नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो रहा था, और एनायन उधर जाएगा जहां पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो रहा था। तो ये सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सॉल्ट ब्रिज भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन। देखिए जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो इतना बड़ा डायग्राम बना के आपको नहीं देंगे, इतना बड़ा डायग्राम बना के आपको नहीं देंगे, वो टेक्निकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जरा उसको समझिए। एक तरफ जिंक रॉड है, एक तरफ कॉपर रॉड है। ठीक है, तो जिंक रॉड ऑक्सीडाइज हो रही थी किसमें, जिंक आयन में। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड पे था ना, तो जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसलिए हमने उसको लिखा ऐसे, जिंक रॉड ऑक्सीडाइज इनटू जिंक आयन। जिंक आयन मतलब सोल्यूशन में थे, तो जिंक रॉड को हमने जिंक सल्फेट में डिप किया था ना, जो ऑक्सीडाइज हो रहा था। और अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर जिंक सल्फेट की कंसेंट्रेशन 1 मोलर लिखी है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में 1 मोलर लिख देंगे। उस तरफ क्या हो रहा था, उस तरफ क्या हो रहा था, उस तरफ क्या हो रहा था, कॉपर आयन किस में जा रहे थे, कॉपर रॉड में जा रहे थे। तो यहां पर हमने लिख दिया कॉपर आयन विल रिड्यूस इनटू कॉपर रॉड। ठीक है, और अगर मान लीजिए इनिशियल आपने कॉपर सल्फेट की कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, तो ब्रैकेट में 1 मोलर डाल दिया। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो जैसा जहां हो रहा है वैसा लिख देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे ऑक्सीडेशन चल रहा है, राइट हैंड पे रिडक्शन चल रहा है, तो हमने लेफ्ट हैंड पे ऑक्सीडेशन लिख दिया जिंक का जिंक आयन में, राइट हैंड पे रिडक्शन चल रहा है तो कॉपर आयन का कॉपर में लिख दिया। और देखिए कॉपर आयन और जिंक आयन एक दूसरे से, ये देखिए कॉपर का सोल्यूशन और जिंक का सोल्यूशन किससे जुड़ा था, ये सॉल्ट ब्रिज से जुड़ा था ना। तो हम देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, दो पैरेलल लाइन खींच देंगे। ये पैरेलल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्ट ब्रिज को। तो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट किससे कनेक्टेड थे, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड थे। और ये इस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल, तो सेल का ईएमएफ, जैसे फिजिक्स में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं ना, वैसे यहाँ सेल में हम लोग ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। अगर अभी मान लीजिए इफ सेल इज वर्किंग, अभी मान के चल रहे हैं, इफ सेल इज वर्किंग अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर हम मान के चल रहे हैं कि सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में वर्क कर रहा है, मान के चल रहे हैं अभी। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी,
दैट इज 1 मोलर कंसंट्रेशन, दोनों सोल्यूशन में 1 मोलर हो, और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मान के चल रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर सेल का जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, ई नॉट ऑफ सेल लिखा जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होती तो फिर ई नॉट ऑफ सेल नहीं होता, फिर ई सेल होता। तो ये ई नॉट ऑफ सेल होगा, ध्यान दीजिएगा जरा। तो सेल का ईएमएफ क्या होगा, ई नॉट ऑफ सेल होगा, अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे वर्क कर रहा है। तो हम मान के चल रहे हैं कि सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे वर्क कर रहा है, ये ई नॉट ऑफ सेल। अब फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया ना, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे देखिए अभी मैंने लिखा था। अब मुझे जल्दी से बताओ हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, कैथोड वाला कि एनोड वाला? मैंने बताया था आपको हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, कैथोड वाला होगा कि एनोड वाला होगा? जल्दी बताइए, मैसेज करके जवाब दीजिए। हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, कैथोड वाला कि एनोड वाला? जल्दी जवाब दो भाई, सभी लोग जवाब दो, मुझे पता चले ना कितने लोग अभी सुन रहे हैं। ठीक है श्रेया, वेरी गुड। हाँ आश्रेया, ठीक है, वेरी गुड। कुबेर, अबे ध्यान दो यार, कुबेर क्या जवाब दे रहे हो तुम, सोचो जरा। हायर पोटेंशियल ई नॉट किसका ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आ रहा होगा उसका ई नॉट ज्यादा होगा ना, ऊपर से नीचे जाने पर ई नॉट बढ़ता है ना, हायर ई नॉट बढ़ता है मतलब। तो नीचे कौन होगा, कॉपर या जिंक? कुबेर, कॉपर। कॉपर होगा ना। तो किसका ई नॉट ज्यादा होगा, हायर पोटेंशियल पे कौन होगा? कॉपर। कॉपर। शिवम आप बताओ, समझ में आई बात? आपने शायद यस अभी सर। ई नॉट नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार देख लेना, वीडियो देख लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपना ऐप चालू कर लेना, ठीक है। उसमें लोडिंग बैनर्स लिख के आ रहा है। लोडिंग बैनर लिखे ना, उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो दोबारा, उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो, फिर आएगा, यस सर। ठीक है। तो ये आपका हायर पोटेंशियल पे, कैथोड वाला हायर पोटेंशियल पे होगा, ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर सेल का ईएमएफ होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। और हायर पोटेंशियल क्या हो गया, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। अब यहां पर अगर डेनियल सेल है तो जिंक कॉपर कॉम्बिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर डेनियल सेल, डेनियल सेल के लिए क्या होगा, डेनियल सेल के लिए ई नॉट ऑफ सेल कैथोड क्या होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान देनी है यहां पर, बोथ ई नॉट जो है वो कैसे होने चाहिए, मस्ट बी रिडक्शन पोटेंशियल। एक बात याद रखनी, मैंने आपको बताया था आपको ये बात, एक में डेफिनेटली आप जानते हो, एक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन चल रहा है, एक में रिडक्शन चल रहा है, लेकिन ई नॉट हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में रखते हैं, ये बात याद है, बताया था हमने। तो एक में ऑक्सीडेशन चल रहा है, एक में रिडक्शन चल रहा है, लेकिन ई नॉट जो रखे जाएंगे, वट एवर एनोड कैथोड दोनों के रखे जाएंगे रिडक्शन के फॉर्म में, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पर जो कैथोड है वो कॉपर है, तो ई नॉट ऑफ कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, और ई नॉट ऑफ एनोड क्या हो जाएगा, जिंक। तो जिंक में भले चल रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन रखना उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही है, Zn+2/Zn। और ये आपको टेबल से वैल्यू पता है, ठीक है। तो ई नॉट ऑफ सेल कॉपर का कितना होता है, टेबल में हमने लिखाया था आपको, प्लस का 0.34 वोल्ट, माइनस, और जिंक का कितना होता है, -0.76 वोल्ट। तो ई नॉट ऑफ सेल कितना हो जाएगा, प्लस का 1.10 वोल्ट। दूसरी बात आपको याद रखनी है, किसी भी सेल का ईएमएफ ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सेल का, पूरे फुल सेल का ईएमएफ ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हाफ सेल का नेगेटिव हो सकता है, लेकिन पूरे सेल का ईएमएफ जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं, देखो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि डेनियल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1.10 वोल्ट होगा, और स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो फिर हम नहीं बता सकते, उसके लिए अगली क्लास जब हम
शेड्यूल करेंगे तो वहां पे चीजें सिखाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब आप मान लीजिए एक तरफ आपने जिंक ले लिया और कॉपर ना लेके आप सिल्वर ले लेते, या जिंक की जगह आप आयरन ले लेते, तो घर पे आप ट्राई करोगे कि स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ कैसे निकाले जाएंगे। यहां आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि डेनियल सेल का ईएमएफ कितना होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो आपका आंसर होगा 1.10 वोल्ट। एटलीस्ट जिंक और कॉपर का हमको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, कोई समस्या यहां तक? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नो सेल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, सेल का ईएमएफ समझ में आ गया। ईएमएफ क्या होगा? कैथोड माइनस एनोड, ई नॉट ऑफ सेल होगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। और सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग आपको समझ में आ गई। और आपको ये डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इधर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा साफ इरेज कर देता हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट हो गया। तो ये पूरा हो गया हमारा गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल, और इससे पहले हमारा हो गया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम स्लाइड बना के नहीं पढ़ा पाया, मैंने ऐसे ही लिख दी, लेकिन उसको हम कंप्लीट कर देंगे, तो उसकी स्लाइड भी हम कंप्लीट करके आपको दे देंगे। ये टर्म 2 में आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इतने ही रखें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।